दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं एक बुक डिपो पे गया, मुझे एक डायरी खरीदनी थी। तो मेरे वहाँ डायरी खरीदते वक्त वहाँ पे एक लड़का आया, उसने दुकानदार से एक पेन मांगा और पेन की कीमत थी सिर्फ 5 रुपये। पेन खरीदने के बाद उस लड़के ने कहा, अंकल मैं गूगल पे कर दूँ? तो दुकानदार जो कि मेरा दोस्त भी है उसने कहा, नहीं बेटा कैश ही दे दे। तो लड़का कहता है कि अंकल खुले नहीं हैं, मैं गूगल पे कर देता हूँ। अब दुकानदार कहता है, कोई नहीं बेटा आप मेरे को पैसे दे दो, खुले मैं कर दूंगा। अब वो लड़का कहता है कि अंकल पैसे हैं ही नहीं, फ़ोन में हैं, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो दुकानदार कहता है, कोई नहीं बेटा बाद में दे देना, और वो लड़का वहाँ से चला गया। तो मैंने उस अपने दुकानदार भाई से पूछा कि सुशील तूने गूगल पे क्यों नहीं करवाया? तो कहता है कि भाई कुछ चार्जेज का, डिजिटल ट्रांजैक्शन चार्जेज का इशू रहता है, इसलिए मैंने गूगल पे नहीं करवाए, फिर ले लेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने एक बात नोट की, उस लड़के के हाथ में आईफोन था और वो भी प्रो मॉडल, यानी कि उसके हाथ में लगभग 1 लाख रुपए का फ़ोन था और उस लड़के की उम्र रही होगी यही कोई 18-19 साल। अब दोस्तों मैंने ये चीज़ देखी कि उसके हाथ में फ़ोन इतना महंगा और उसकी जेब में 5 रुपये भी नहीं है। मैं ही नहीं कहता उसके पास पैसे नहीं होंगे, डेफिनेटली अकाउंट में होंगे, पर यहाँ जो बात निकल के आती है वो आती है मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी की, मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस की। दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आपके हाथ में 1 लाख रुपए का फ़ोन है तो आपके हाथ में, आपकी जेब में कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए। आपके जेब में 10,000 रुपये होने चाहिए, आपके अकाउंट में नहीं, कि कम से कम आपके फ़ोन की 10 जो कीमत है उसका 10% तो आपकी पॉकेट में होना चाहिए ना। लेकिन दोस्तों इस ऑनलाइन सिस्टम ने, इस डिजिटलाइजेशन ने हमारी फाइनेंशियल हेल्थ का बैठा दिया है। अब एक बात और मैंने देखी कि वो लड़का मतलब स्टूडेंट ही होगा, तो उसके पास 1 लाख रुपए का फ़ोन कहाँ से आया? पहले क्या होता था, जब डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, हम 1000 रुपये लेके शॉपिंग के लिए जाते थे और 800 रुपये होने पर बंद कर देते थे, यानी कि हमारी मनचाही चीज़ों को छोड़ के भी हम घर आ जाते थे। लेकिन इस ऑनलाइन सिस्टम ने ऐसा कर दिया है कि हम अनचाही चीज़ों की भी शॉपिंग कर लेते हैं। जैसे कि उस लड़के के पास जो आईफोन था, मुझे नहीं लगता कि उसको आईफोन की ज़रूरत थी, इतने शो ऑफ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ पे बात ये आती है कि लड़का क्या इस लायक था कि वो 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीद सके, और अगर लायक था तो उसको ज़रूरत भी थी या नहीं। और दोस्तों अगर वो लायक नहीं था तो यहाँ पे एंट्री होती है धन के सबसे बड़े विलेन क्रेडिट कार्ड की। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपके पैसों को दिमक की तरह खाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि क्रेडिट कार्ड कब आपको कर्जदार बना देता है। और मैं ये बात इस वीडियो में उन सभी टीनेजर और युवा लोगों को कहना चाहता हूँ जो कि अपनी फाइनेंशियल हेल्थ है उसको सिर्फ क्रेडिट कार्ड शो ऑफ के चक्कर में ख़राब कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहली बात तो ये है कि क्रेडिट कार्ड, यानी अगर उसकी मोटी मोटी आप हिंदी करोगे तो उधार पत्र उसको बोलते हैं, उधार कार्ड, जिसका नाम ही क्रेडिट कार्ड है, वो आपको क्या अमीर बनाएगा? क्या आपके पास कभी किसी बैंक वाले का फ़ोन इसलिए आता है कि भाई साहब आप डेबिट कार्ड बनवा लीजिए? बैंक वाले क्रेडिट कार्ड पे इतना फोकस क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ। आपने क्रेडिट कार्ड सबसे पहले आपको झांसा देगा कि 50 दिन का आपको समय मिलता है, लेकिन 50 दिन के बाद तो आपको पेमेंट करनी है ना। आपने फ़ोन ले लिया, आईफोन ले लिया, EMI वाला आईफोन ले लिया, और ये एक बिटर ट्रूथ है दोस्तों, कड़वा सच है कि आज के दिन 80% लोगों के हाथ में EMI वाला ही आईफोन है। अब आपने 1 लाख रुपए पे करके आईफोन ले लिया या कोई भी महंगा फ़ोन ले लिया, अब आपको 50 दिन के बाद उसकी EMI तो भरनी पड़ेगी या उसकी फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तब वो लोग आपको फ़ोन करके झांसा देंगे, आपके पास मैसेज आएगा। और ये बात जो मैं बता रहा हूँ, देखने वाले सभी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, रिलेट कर पाएंगे कि आपके पास मैसेज आएगा। अगर आप फुल पेमेंट कर भी सकते होगे ना, तो भी आपके पास मैसेज आएगा कि आप इस ट्रांजैक्शन को, इस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करवा लीजिए। आपके पास पैसे नहीं थे, आपने EMI पे फ़ोन ले लिया और फिर उसकी EMI जो बनी आपको भरनी तो है ना। आप कमाते 25,000 हो, ले लिया फ़ोन 1 लाख रुपए का, 10,000 की आपने उसकी EMI करवा ली। तो दोस्तों जब आपकी सैलरी आएगी तो सबसे पहले तो आप रोटी कपड़ा मकान वाली ज़रूरतें पूरी करोगे ना, बाद में ही किस्त दोगे ना। और क्रेडिट कार्ड की अगर आपकी किस्त बाउंस होती है ना,
तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितनी हैवी पेनल्टी लगती है। और क्रेडिट कार्ड वाले सिर्फ पेनल्टी ही नहीं लगाते, उनके पास एक और भी ब्रह्मास्त्र है जिसको बोलते हैं मिनिमम ड्यू। आपकी अगर 10,000 रुपये की अब टोटल अगर बिल आपका 1,00,000 रुपये का है, EMI कन्वर्ट होने के बाद आपकी बन गई 10-15 हज़ार रुपये की, आपकी बाउंस होने के बाद वो ये कहेंगे मिनिमम ड्यू 4,000 रुपये, 5,000 रुपये या 3,000 रुपये। अब आप ये सोचोगे कि 5,000 रुपये मैं अगर भर दूँ तो ये उस 1,00,000 रुपये में से कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो इतनी हैवी पेनल्टी लगाते हैं। वो मिनिमम ड्यू सिर्फ आपको बेइज्जती से बचाने के लिए है कि आप ये सोचोगे कि बस इस महीने आपका काम चल गया, नेक्स्ट की नेक्स्ट देखेंगे, अगले महीने फिर आपका इतना ही बिल आएगा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1,00,000 रुपये, उसमें से कुछ भी नहीं घटता। चाहे वो किसी भी प्रकार का अमाउंट है, चाहे आपके फ़ोन का है, आपने कोई शॉपिंग की है, आपने LED ली है, कुछ भी लिया, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम, ये क्रेडिट कार्ड, ये डिजिटलाइजेशन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो, मैं डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत सी चीज़ें इसने आसान भी कर दी हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको कैश जो हार्ड मनी है वो लेके नहीं चलना पड़ता, लेकिन जो हमारे टीनेजर हैं, जो युवा साथी हैं हमारे, वो इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि किसी बच्चे ने, जो ये हम आजकल खेलते हैं कोई भी ऑनलाइन गेम, रम्मी सर्कल है या फैंटेसी क्रिकेट है, जिसमें वो खुद कहते हैं कि इसमें जोखिम की संभावना है, तो अपने फादर या मदर का जो अकाउंट लिंक्ड होता है उससे उस गेम में पैसे लगाते हैं और लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारना चाहते हो ना, तो उससे पहले इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। क्रेडिट कार्ड को आज ही फाड़ के फेंक दीजिए। और दूसरी बात यह है कि कोशिश कीजिए अपनी जेब में भी कुछ अमाउंट रखने की, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऑनलाइन पेमेंट ना करें। और एक जो सबसे बड़ा झांसा हमें दिया जाता है ऑनलाइन के थ्रू, चाहे वो हमारा अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो या कुछ भी हो, चलो वो तो उनका बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए जो झांसा दिया जाता है वो होता है सेल का। हम भी कहते हैं कभी बिग बिलियन डे आता है, कभी इंडिपेंडेंस डे सेल आती है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। दोस्तों, सेल इज ए ट्रैप। वो कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री दोस्तों कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ भी पे नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब आप खुद बिक रहे हो। साथ के साथ एक और नई चीज़ आज के दिन आती है जिसमें कहते हैं नो कॉस्ट EMI। और नो कॉस्ट EMI भी दोस्तों कुछ नहीं है, उसमें पहले ही आपको अमाउंट इतना बढ़ा के बता दिया जाता है कि वो नो कॉस्ट EMI आपको सिर्फ फैसिनेट करने के लिए है, उससे आपकी बचत कुछ भी नहीं होने वाली। तो साथियों, मैं आज आपको ये फाइनेंशियल टिप्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी दे रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड में मुझे भी कुछ लॉस हुआ था, तब मुझे पता चला था कि यार अगर हम ये मिनिमम ड्यू भरते थे तो कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद मैंने अपने पूरे क्रेडिट कार्ड को सेटल किया। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि 2021 के बाद मेरे पास है क्रेडिट कार्ड, और एक नहीं दो हैं। अब आप ये सोचोगे कि हमें ज्ञान दे रहे हैं, आपके पास खुद दो कार्ड है, लेकिन मैंने अपना एक क्रेडिट कार्ड पिछले 3 साल से यूज़ नहीं किया। और दूसरा मैंने ऐसे ही ऑब्लिगेशन में, मेरा एक बैंकिंग में दोस्त, उसने कह दिया भाई टारगेट पूरा करना है, मैंने बनवा लिया। अदरवाइज़ दोस्तों, डेबिट कार्ड यूज करो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड कैश यूज करने की। इसमें बेशक आप ये मान सकते हो नहीं, आप तो पुराने ज़माने की बात कर रहे हो, लेकिन आप एक बार यूज करना शुरू कीजिए, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ 100% सुधरेगी। और मैं एक बात और कहता हूँ दोस्तों, इससे भी आप लोग रिलेट करोगे कि जो क्रेडिट कार्ड होता है या जो EMI वाला सिस्टम होता है ना, वो आपके संबंधों को भी ख़राब करता है। आपके क्रेडिट कार्ड की किस्त बाउंस होगी, आप अपने दोस्त से पैसे उधार लोगे, उसको देने के लिए आप फिर दोबारा किसी से पैसे उधार लोगे, क्योंकि आपकी सैलरी, आपकी इनकम इतनी है ही नहीं कि आप उन हैवी फाइनेंशियल जो EMI है उनको मैनेज कर सको। और उसके बाद आप अपने दोस्तों के फ़ोन उठाने बंद करोगे, उसके बाद आपको अननेसेसरी कॉल भी आएंगी, आपको बैंक की तरफ से इवन कि लीगल नोटिस तक भी आ सकता है। और उस कर्ज से बचने के लिए कई बार कुछ युवा साथी क्या करते हैं, वो अनएथिकल जो ऐप होते हैं, कुछ चाइनीज़ ऐप हैं, कुछ ऐसे ऐप हैं, इलीगल ऐप हैं, जिनसे वो लोन भी ले लेते हैं। और बाद में जब उनके पास जब वो लोन लेते हैं तो आता है कि आई एग्री या ऑल, मतलब जो टर्म एंड कंडीशन है उनके पास उसका एक्सेस भी चला जाता है, और उससे उनको इतना हरास किया जाता है कि कुछ लोग तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए सुसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक कर रखनी है
तो इन कुछ टिप्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली ये आपके काम आएंगे और अपनी डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर और अपने अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए कोई ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि मैं सही नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं। थैंक यू सो मच।